Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आपका एचटेट पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस चल रही हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. निरंतर सुधार के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता के लिए जापानी शब्द किर्कपैट्रिक, कुरोशी, काइजन या फिर ऑफशोरिंग. तो आपको चारों में से बताना है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का जापानीज वर्ड क्या है. अगर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो ये जापानीज टर्म है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के लिए. उसका नाम है आपका काइजन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा. काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग फाइव फैक्टर्स. ये आपका फाइव फैक्टर मॉडल है आपका. ठीक है, बिजनेस मॉडल है जो आपको बताना है. एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग. कौन सा नहीं है आपको बताना है. तो अगर आपने 5 फैक्टर्स पढ़े होंगे मॉडल की तो आपको पता होगा. जिसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन आता है, एग्रीबलनेस आता है, जिसके अंदर आपकी न्यूरोटिसिज्म आता है. 5 तरीके के बिग फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर बेटा सेल्फ मॉनिटरिंग जैसा नहीं है कुछ भी. ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन है, अग्रेबलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, बट सेल्फ मॉनिटरिंग जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा. लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये मॉडल है. पांचों मॉडल्स के आपको यहाँ पर नाम दिए हुए हैं. सबसे पहला है न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म का मतलब बेटा होता है यहाँ पर आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आप कितने इमोशनल हैं, कितने आपके अंदर आप नीडर कितने हैं, ये चीज बताता है. अगर न्यूरोटिसिज्म हाई है, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म अगर हाई है तो इसका मतलब आप थोड़े से कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके अंदर, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, आप डिप्रेस ज्यादा जल्दी हो जाते हैं. लेकिन अगर वही न्यूरोटिसिज्म बेटा लो है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फिर फियरलेसनेस, यानी आपको किसी चीज का डर नहीं, कोई शर्म नहीं. वही एक्स्ट्रावर्जन की बात करें, अगर आप ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ज्यादा एक्साइटमेंट है आपके अंदर, सीकिंग, आप अटेंशन सीकर ज्यादा है. वही अगर आप एक्स्ट्रावर्जन लो है तो यानी आप थोड़ा सा लोगों से घुल मिलने में आपको तकलीफ होती है, आप थोड़ा सा डिटैच फील करते हैं लोगों से. ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका ओपननेस. अगर आप में ओपननेस बेटा हाई है तो आप बहुत ही ज्यादा आपकी थिंकिंग है, आप नई नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को जो है वो आगे मोटिवेट करते हो. ठीक है, लेकिन ओपननेस बेटा नहीं है तो इसका मतलब बहुत ही छोटे सोच के हो, इतना ज्यादा आप मतलब चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, फिर है आपका एग्रीबलनेस. एग्रीबलनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो है वो लोगों के लिए काइंड हो, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाले, दूसरों के लिए भला सोचने वाले. लेकिन अगर एग्रीबलनेस बेटा लो है तो इसका मतलब आप लोगों को धोखा देने वाले, उनको मैनिपुलेट करने वालों में से आते हो. फिर आपका कंसाइसनेस है, जिसमें अगर आप हाई है तो यानी आप काम को लेकर बड़े परफेक्ट हैं, आपको काम करना बहुत पसंद है, आप वर्कहॉलिक हो. लेकिन अगर वही ये लो है तो यानी आप बहुत लापरवाह है, ठीक है, काम को लेकर. सो ये 5 फैक्टर्स हैं, जरूर याद रखिएगा. इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Retailer that buys at less than regular wholesale prices and sells at less than retail is. ऑप्शन है ऑन प्राइस रिटेलर, ऑफ प्राइस रिटेलर, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर. यानी ऐसे कौन से रिटेलर हैं बेटा जो कम पे खरीदते हैं, कम प्राइस पे खरीदते हैं, ठीक है, और फिर उसको बेचते भी कम पे हैं कस्टमर को. तो आपको बताना है. हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो प्लीज, और हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश में भी है क्वेश्चन. ठीक है, सो आपको बताना है यहाँ पर ऐसे कौन से रिटेलर होते हैं. तो ऑप्शन नंबर बेटा 2 आपका सही हो जाएगा, ऑफ प्राइस रिटेलर. ठीक है, ऑफ प्राइस रिटेलर क्या होते हैं, एक बड़ा सिंपल सा समझाती हूँ. देखो, ऑफ प्राइस रिटेलर वो होते हैं जो एक कंपनी से सस्ता माल खरीदते हैं. मैम अब सस्ता कोई क्यों देगा. देखो, जब कंपनी के पास ज्यादा माल बच जाते हैं, दिल्ली में तो आपने देखा होगा, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट दिल्ली में लोग बोलते हैं कि किसी के पहने हुए कपड़े मिलते हैं, या किसी के मतलब जिनकी डेथ हो गई होती है उनके कपड़े होते हैं. पता नहीं कितनी रियलिटी है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करिएगा. ऑफ प्राइस रिटेलर क्या होंगे, सपोज करिए
कंपनी में जाते हैं, जब उनका स्टॉक ज्यादा होता है, जैसे बच जाते हैं ना कपड़े, कंपनी के पास इतने ज्यादा बन जाते हैं, वो बेच नहीं पाते, या फिर सीजन ऑफ हो जाता है तो बड़े बड़े वहां पे खराबी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर्स को क्या करते हैं बेटा, सस्ते में कपड़े दे देते हैं वो, ठीक है। तो वो वहां से सस्ते में खरीदते हैं, और फिर आके आपको फिर वो रेडियो पे या मार्केट में या कहीं पे भी जाकर वो आपको भी सस्ते में ही बेचते हैं, ठीक है। तो वो होता है ऑफ प्राइस रिटेलर। तो वो खुद कंपनी से बेटा सस्ते में खरीदा है, तो कस्टमर को भी सस्ते में दे दिया जाता है, और हम लोग सस्ते के लालच में खरीद लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अभी अगर हम ये बोले कि अरे किसी के डेथ हुए के कपड़े हैं या किसी के पहने हुए कपड़े, जरूरी नहीं होता, क्योंकि कंपनी के पास जो होता है स्टॉक काफी ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा सालों सालों तक कपड़े पड़े रहते, कोई खरीदता नहीं है कंपनीज में, तो वो कपड़े बच जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर्स को सस्ते में बेच देते हैं, और फिर वो आगे हमें बेच देते हैं कस्टमर्स को और भी सस्ते पे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम आपको मतलब किसी के पहने हुए ही कपड़े मिले। नेक्स्ट है द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज, ठीक है। द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, आपके ऑप्शन है आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग एंड प्रोडक्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि नए उत्पाद विचारों के लिए व्यवस्थित खोज क्या कहलाता है, जब हम कोई नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज ढूंढते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जब आप सर्च करते हो नए नए प्रोडक्ट के आइडियाज लाने में, तो उसको आइडिया जनरेशन बोला जाता है, यानी विचार सृजन, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट के लिए क्या क्या नया करना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, क्या क्या आइडियाज ढूंढ के लाने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्टिजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस, एक आकस्मिक सिद्धांत जो अनुयायियों की तत्परता पर केंद्रित है। ऑप्शंस हैं आपके, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, या फिर लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। कॉन्टिजेंसी का मतलब जो थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि, चलो आंसर ये हो जाएगा अगर मैंने बता दिया तो, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज क्या होती है बेटा, जो सिचुएशन के हिसाब से होती है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एक लीडर बेटा, वो कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होती। अगर हम बोल दें कि नहीं भाई जो है वो लीडरशिप ये वाली थ्योरी सबसे बेस्ट होती है, नहीं। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में ये कहने का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल को बेस्ट बता देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हर सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है वो लीडर बनना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी, आपको अपने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को देखोगे, जो फॉलोअर्स का मतलब आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लीडरशिप थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज किस तरीके से हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनका दिमाग चलता है, उस हिसाब से आप लीडर बनोगे। ये नहीं है कि आप एक बार सोच लो कि मुझे तो इस तरीके का लीडर है वो हर जगह अप्लाई होगा, नहीं। एक सिंगल लीडरशिप को आप बेस्ट नहीं कह सकते हो कि भाई बिहेवियर वाली सबसे बेस्ट थ्योरी होती है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि सिचुएशनल में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीडरशिप क्वालिटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये तो देखो रूल है, जैसे टीचर्स के लिए होता है ना कि स्टूडेंट के हिसाब से आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं आपको उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो स्टाइल यही है पढ़ाना और ये बेस्ट स्टाइल है, इससे तो बहुत बच्चे जो है वो 99% मार्क्स लेकर आते। हर क्लास पे तो डिपेंड नहीं करता ना ये, जरूरी नहीं जो जो पहला बैच आया था वो आपको अच्छा बताता हो, इस बैच के बच्चे शायद आपको ना समझ पा रहे हो। तो वही वाली चीज है कि आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है assumptions ऑफ मोनोपोली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ assumption ऑफ मोनोपोली मार्केट, यानी कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक सेलर होता है, बिल्कुल बेटा एक ही सेलर होता है मोनोपोली में, पर हमें नॉट बताना है। दूसरा, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल इसके सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होते, यानी एक अकेला ही है वही बेचेगा और दूसरा कोई नहीं बेच सकता, ये भी करेक्ट है। फिर क्या है, there is a pure competition in the factor market so that the price of each input he buys is given to him, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, पूरा कंपटीशन होता है फैक्टर मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला गया है,
हाँ, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर अदर फर्म। अभी बोला कि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सो ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि इसके अंदर जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन अभी मैंने बोला क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है, उसके आसपास कोई नहीं भटक सकता, ठीक है ना। ये मोनोपोलिस्टिक का फीचर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हिसल ब्लोइंग, वाइल्डकैट स्ट्राइक, वेस्टिंग राइट, पेन डाउन स्ट्राइक। एक अनाधिकृत और अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान होती है। यानी इसमें ये बोला है एक ऐसी इलीगल स्ट्राइक जो कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर रखा है भाई, इम्प्लॉयज जो वर्कर्स हैं और जो कंपनी है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो वर्कर्स हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम बंद कर दिया है, तो उसको क्या टर्म में क्या हम नाम देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट हो जाएगा, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देखो वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है, सपोज करिए कंपनी है, एक वर्कर है, उनके बीच में वर्कर्स और कंपनी के बीच में 3 साल का एग्रीमेंट है काम करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, वर्कर्स ने गुस्से में आकर बिना यूनियन के परमिशन के उन्होंने हड़ताल कर दी, यानी काम बंद कर दिया, तो उसे बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ये एग्रीमेंट तो चल रहा है, फिर भी आपने बिना यूनियन के परमिशन के आपने क्या किया मैम, काम बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इलीगल तरीका है। यूनियन की परमिशन बहुत जरूरी होती है स्ट्राइक करने की, और ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनहांसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। कर्मचारियों को योजना बनाने और अपने काम को नियंत्रित करने का अधिकतर अवसर देकर नौकरियों में वृद्धि करना कहलाता है। यानी आपके लिए बहुत बढ़िया है भाई, आपके काम अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो पर्सनली, उसे क्या बोलते हैं, जॉब एनरिचमेंट, जॉब इवेल्युएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर जॉब फेयर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉब इनरिचमेंट। अभी बोला यहाँ पे नौकरी में वृद्धि का मतलब कार्य में वृद्धि, आपकी जॉब में एनरिचमेंट मिलेगा, आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने करियर में पर्सनली ग्रोथ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। ऐसी कौन सी नीड्स हैं बेटा जो बाहरी नीड्स है, मतलब बाहर की जरूरतें हैं, ठीक है, जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स। ऑप्शन है आपके लोअर सेल्फ एक्यूलाइजेशन, हायर ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर, ठीक है। तो यानी आपको ये बताना है कि ऐसी आपकी कौन सी जरूरतें हैं जो बाहर से पूरी हो जाएंगी, जैसे फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। फिजियोलॉजिकल का मतलब बहुत बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी नीड्स आपकी जॉब सिक्योरिटी, तो ये तो जो है आप कंपनी आपका पूरा कर सकती है बाहर से, ठीक है। बाहर से कंपनी तो पूरा रोटी कपड़ा मकान, अंदर से थोड़े ना, सेफ्टी नीड्स अंदर से थोड़ी ना मिलेंगी, बाहर से ही तो मिलेंगी, एक्सटर्नली मिलेंगी। तो उनको क्या बोलते हैं, तो मैम उनको हम लोग लोअर ऑर्डर नीड्स बोलते हैं, सबसे नीचे वाली, ठीक है, सबसे नीचे वाली। और जो इंटरनल होती है बेटा अंदर से आती है, वो कौन सी होती है मैम, हायर वाली। अभी ये चार्ट देख लो, मैस्लो से क्वेश्चन था ये, अब पूछोगे कहाँ से आया है। मैस्लो की थ्योरी से ये क्वेश्चन था, तो सबसे नीचे वाले देखो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, बेटा ये एक्सटर्नल होती है, कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, फूड शेल्टर पानी कपड़ा आप दुकान से खरीद के लाओगे पहनोगे कपड़ोगे, अब अंदर की नीड नहीं है, अंदर से पूरी नहीं होगी। फिर है सेल्फ एस्टीम, लव बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एक्यूलाइजेशन, बेटा ये इंटरनली होती है, आपकी दोस्ती, आपका सोशल कनेक्शन, ठीक है। सेल्फ एस्टीम आपकी अचीवमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने आप को ग्रोथ करना, ये सारी चीजें अंदर से आती हैं, इसीलिए ये होती है हाई ऑर्डर। ऊपर वाली जो होती है बेटा वो हाई ऑर्डर होती है, नीचे वाली जो दो होती है वो आपकी लो ऑर्डर होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट द कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बाय दीज प्रोडक्ट। एक कंपनी द्वारा उत्पादों से उत्पादित लाभ और अनुभवों से ज्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती को कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग गाइड या फिर मार्केटिंग ऑडिट। यानी आपकी सिर्फ इतनी गलती है कि आप जो है ना एक प्रोडक्ट के बारे में बस इतना सोचते हो कि ये प्रोडक्ट जो है हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकें, आपको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कोई मतलब नहीं है कि इससे प्रोडक्ट से कंपनी को सॉरी कस्टमर्स को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो उस टर्म को बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है।
जैसे अगर मैं कार की बात करूँ तो उनको है कि हमें तो कार कार बेचने हैं, अब वो ये नहीं देख रहे इस कार से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इस कार से लोगों को फायदा हो सकता है, कुछ नहीं, मतलब वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं खाली, ठीक है। नेक्स्ट है फर्म हुज फ्यूचर अर्निंग्स आर लाइकली टू विदस्टैंड एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है। डिफेंसिव कंपनी, डिफर्ड कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी या फिर डिफ्यूज्ड कंपनी। इसमें क्या बोला गया है, ऐसे फर्म्स बेटा, चाहे आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाए, चाहे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए, उन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता अर्निंग से। चाहे पैसा कम कमा रही हो वो कंपनी, पैसा मतलब चाहे आपका इकोनॉमिक डाउन हो जाए, चाहे इकोनॉमिक आपका हाई हो जाए, उन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर अर्निंग से। उन कंपनी को बोलते हैं डिफेंसिव कंपनी। अब इसका एग्जाम्पल समझो। एक बात बताइए, चाहे आपका रिसेशन आ जाए, चाहे आपका कोरोना आ जाए, चाहे प्रॉफिट इकोनॉमिक बढ़ जाए, चाहे इकोनॉमिक कम हो जाए, मेडिसिन खरीदनी कभी बंद होगी मेडिसिन कंपनी? कभी नहीं होगी मैम, कभी नहीं। फूड कंपनीज जो होती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं, जो ग्रोसरी का सामान होता है, वो डिफेंसिव कंपनीज के अंदर आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको डिफेंसिव कंपनी का, जैसे मेडिसिन की कंपनी, जैसे फूड की कंपनी। अब एक बात बताइए, चाहे आप रिसेशन पे चले जाओ इकोनॉमिक, कितनी भी मंदी आ जाए, कितना भी मार्केट के अंदर मंदी आ जाए, चाहे कितना भी अच्छा काम होने लगे, कितनी भी फ्यूचर अर्निंग अच्छी होने लगे, इकोनॉमिक आपका जो है वो काफी अच्छा मतलब इंक्रीज करने लगेगा, तो भी क्या बताओ उस पर फर्क पड़ेगा? उसकी अर्निंग तो चलेगी ही चलेगी। ये इनको फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक रिसेशन से, चाहे इकोनॉमिक बूम हो जाए, ठीक है। तो यही चीज बोली गई है डिफेंसिव कंपनी के बारे में। राइट आंसर डिफेंसिव है, क्योंकि फूड मेडिसिन, चाहे बेटा आपकी इकोनॉमी रिसेशन पे चली जाए एकदम डाउन, चाहे आप बूम पे चली जाए इकोनॉमी एकदम हाई, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप तब भी खरीदोगे ही खरीदोगे, ये चीज तो उनकी अर्निंग होती ही रहेगी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच कंपनी नेट इनकम इज जीरो। ऑप्शंस है ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सिंपल सा है, नेट इनकम जीरो है तो यानी ब्रेक इवन पॉइंट है, ना बेटा प्रॉफिट है ना लॉस है। ऐसी सिचुएशन आपको बोली जाती है ब्रेक इवन पॉइंट में, जहां पे आपको टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, पीयर एवेल्युएशन, परक्यू साइट्स या फिर परफॉर्मेंस प्रोग्राम। यानी एक ऐसा परफॉर्मेंस असेसमेंट है जहां पे साथ में जो काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं मैम, इवेल्युएट करते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना। जैसे हम लोग अगर एक क्लास में काम कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, टीम वर्क में होते हैं, 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, तो एक दूसरे की कमी भी बताते हैं, एक दूसरे का अच्छा भी बताते हैं कि तुम यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स में खराब कर रही हो, तुम ये इंप्रूव करो, तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है, हिंदी अच्छी नहीं है। यानी एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, असेस करा जाता है। उसे बोलते हैं बेटा पीयर इवेल्युएशन, सहकर्मी का मूल्यांकन। जब आपस में, जब साथ में लोग, जैसे टीम में अगर मैं बात करूँ, ये टीम मेंबर्स में ज्यादा होता है, जब टीम है कोई ग्रुप है तो आपस में एक दूसरे के बारे में इवेल्युएशन करना, उसको बोलते हैं पीयर इवेल्युएशन। चलिए नेक्स्ट स्टेज है आपको, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशन एंड कोहेसिवनेस इज नोन एज। यानी समूह के विकास का तीसरा चरण जिसकी विशेषता घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य होती है, उस चरण को कहते हैं कोहेसिवनेस, का मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट के 4 से 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। तो उसमें से बोला है वो कौन सा स्टेज है जहां पर क्लोज रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे बड़े मिल के रहते हैं, साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर साथ में 2 लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, उसे बोलते हैं बेटा नॉर्मिंग स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचों स्टेज में यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वन बाय वन समझ लेते हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहले स्टेज होता है बेटा फॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे आप आके फर्स्ट मीटिंग करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो, एक दूसरे से मिलते हो। फिर होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं स्टॉर्म आ गया, तूफान, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा झगड़ा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा। फिर आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में अब क्या होता है, झगड़ा शांत होकर आप कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ काम करके वो लोग अचीव करते हैं गोल को। फिर आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है अब वो साथ में मिलके गोल को अचीव करते हैं, अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लास्ट में होता है एडजर्निंग, यानी अब आपका काम हो चुका है, अब आप टीम, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, अब आप अपने अलग अलग जा सकते हो, ठीक है। तो ये 5 स्टेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्म दैट सर्व्स अ स्मॉल सेगमेंट देन द अदर फर्म्स इन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। वह फर्म जो छोटे छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती है जिससे उस उद्योग में अन्य फर्म अनदेखा कर देती है, उसे कहते हैं।
मार्केट निशर, मार्केट लीडर, मार्केट सेगमेंट, मार्केट चैलेंजर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल सेगमेंट, कीवर्ड पहचाना करो क्वेश्चंस में। स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट हमेशा नीश को बोलते हैं बेटा, सबसे छोटा। देखो इसका दूसरा वर्ड है, नीश का मतलब होता है स्मॉल सेगमेंट। तो मार्केट निशर राइट आंसर है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा पूरे मार्केट को ना कवर करके एक छोटा सा मार्केट कैटेगरी को कवर करते हैं। कैसे मैम? सपोज करिए ग्लूटेन फ्री बेकरी है, तो ग्लूटेन फ्री बेकरी में वही आपको सामान मिलेगा खाने का जो जिसके अंदर ग्लूटेन ना हो। ठीक है, तो वही लोग जाएंगे वहां खाने जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है या फिर जो अपना वेट लूज कर रहे हैं, उन्हें ग्लूटेन नहीं चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, तो वो लोग जाकर वहां जाएंगे। तो देखो एक पर्टिकुलर, अब इतना बड़ा मार्केट है भाई बेकरी का, बेकरी में केक बिस्किट पता नहीं क्या क्या आता है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है, ये देखो। अब उसमें मैं सिर्फ क्या कवर कर रहा है मैम, उसमें सिर्फ समझ, सपोज करिए ये ग्लूटेन वाली है, ये ग्लूटेन है, ग्लूटेन बेकरी है। ठीक है, बाकी वैसे बेकरी है अलग अलग। तो अब सपोज करो सिर्फ यही वाला वो कवर करेगा, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री बेकरी वाला ही कवर कर रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट कवर करना, खाली पूरे मार्केट को नहीं। उसको बोलते हैं मार्केट न्यूशर। ठीक है, कीवर्ड देखो, अगर आपने कीवर्ड पढ़ लिया होता ना स्मॉल सेगमेंट, तो आप तुरंत टिक लगा देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी 5% of nominal value of share, 20% of nominal value of shares, 50% of nominal value of shares, या full issue price of the shares। तो जो मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है वो बेटा पूरा ही होता है, शेयरों की पूरी कीमत इज इक्वल टू फुल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टिंग द प्राइस कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन। व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार समायोजित करना कहलाता है। प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस इलास्टिसिटी, डायनेमिक या सेकेंडरी प्राइसिंग। एडजस्ट प्राइस, एडजस्ट का मतलब चेंज करना, एडजस्ट का मतलब चेंज करना, और डायनेमिक का भी मतलब क्या होता है बेटा, जो चेंज करते रहते हैं। देखो एक वर्ड से आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप कीवर्ड को ढंग से पढ़ोगे तो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, डायनेमिक प्राइसिंग। इसमें बोला गया है कि प्राइस को आपको बेटा चेंज करना है, कस्टमर के हिसाब से चेंज करना है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है, उसे बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। जैसे कि मैम एयरलाइंस, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयरलाइंस का। कभी तो बढ़ा देते हैं प्राइस अपने, दिन उनको घंटे घंटे में इनके प्राइस चेंज होते हैं भाई। ये जो ये आपके एरोप्लेन है, एयरलाइन से जो भी ट्रैवल करते होंगे उन्होंने देखा होगा, घंटों घंटों के हिसाब से ये लोग प्राइस चेंज कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देंगे कभी कम कर देते हैं। क्यों करते हैं? सिचुएशन के हिसाब से और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। ये मैंने कहीं सुना था, पता नहीं कहीं मैंने न्यूज पे देखा तो था, कहाँ पे देखा था, पता नहीं कोई मेला लगा था कि क्या लगा था शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद महाकुंभ मेला था कि क्या था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट उस टाइम पे पता क्या हुआ था कि दिल्ली से अगर आप 2 कदम पे भी जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो 50,000 की टिकट है। यानी अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हो ना बेटा, यहाँ से दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाते हो तो 50,000 की टिकट लगती है आपकी एक तरफ की जाने की। ठीक है, अब आप इंडिया के इंडिया में ही हो, आप दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे हो ना, तो पता है भीड़ हो रही है, लोग जाएंगे, सीट्स फुल है। शायद मुझे याद नहीं छठ थी कि महाकुंभ है, मुझे ये नहीं याद है। ठीक है, तो 50,000 की टिकट लग रही थी यहाँ से इलाहाबाद जाने के लिए, सोचो 50,000 की कितनी जल्दी से घंटे में बढ़ा दी इन्होंने। तो उसे बोलते हैं डायनेमिक प्राइसेस, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर और सिचुएशन प्राइस को चेंज करते रहना। एयरलाइन बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट्स इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का नुकसान हो सकता है। यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक कंट्री को तो फायदा होगा बेटा, पर एक कंट्री को तो लॉस होगा। तो एक दिन तो होता रहता है। ठीक है, कि एक कंट्री को लॉस एक फायदा, यानी अगर आप एक सिक्का टॉस करते हो तो एक हेड आएगा तो एक टेल आएगा। ठीक है, तो वही वाली सिचुएशन है, उसको क्या बोलते हैं? जीरो सम गेम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक बैलेंस। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, पेमेंट तो आपका अलग ही चीज होती है, पेमेंट इंटरनेशनल कितना आज आ रहा है। ठीक है, तो जीरो सम गेम इसका आंसर होगा, जहां पर अगर एक को फायदा है एक कंट्री को, तो दूसरी कंट्री को ऑटोमेटिकली लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। कर की दर और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध कहलाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे, हम वो तो अलग चीज हो गई ना, कि जैसे जैसे हम एक आइसक्रीम करेंगे दूसरी करेंगे, वैसे यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, वो अलग है। इंडिफरेंस कर्व, कीन्सियन वो आपका कर्व है, फिर आपका लेफर कर्व है। बताइए कौन सा होगा राइट आंसर?
जहां पर टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिश्ता बताया जाता है उसे बोलते हैं लेफर कर्व। उसे बोलते हैं बेटा लेफर कर्व। अब देखो क्या होता है लेफर कर्व, एक बार देख लो। देखो लेफर कर्व के अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर है आपको ये बताया जाता है कि कितना टैक्स रेट है और कितना आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है सरकार ने। अगर सपोज करिए टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, अगर आपने टैक्स 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। भाई रेवेन्यू भी तो कलेक्ट सरकार ज्यादा करेगी। लेकिन जरूरी नहीं है, लेफर कर्व ये बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप टैक्स बढ़ा दो तो रेवेन्यू, टैक्स रेट अगर बढ़ गया तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा। कैसे मैम? अगर सपोज करिए टैक्स रेट 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया अगर टैक्स रेट, तो उनको रेवेन्यू भाई बहुत ज्यादा मिल रहा है, सपोज करिए 5,000 समथिंग मिलने लगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा कि हम बढ़ा देंगे 60%, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अब लोग क्या करेंगे, कमाना छोड़ देंगे या टैक्स अवॉइड करेंगे, कुछ ना कुछ करके, प्लानिंग करके, कुछ भी अब इवेजन करके। अब इतना टैक्स नहीं पे पर कर पाएंगे वो बेटा, तो वो कम से कम काम करेंगे या टैक्स को अवॉइड करेंगे, जिससे रेवेन्यू कम हो जाएगा। मान लो 3,000 हुआ खाली बस। तो जरूरी नहीं है कि आप टैक्स रेट बढ़ाओ तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़े, ये चीज लेफर कर्व बताती है। ठीक है। जैसे आप इधर देख रहे हो, ये वाला एरिया ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, ये जो है ये डिक्लाइन हो रहा है रेवेन्यू। जरूरी नहीं है रेवे टैक्स रेट देखो 0% था, ठीक है, 0% से थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पे इन्होंने, 40% बढ़ाया। ये ग्रीन देख रहे हो आप, ग्रीन, ठीक है, ये 40% एरिया बढ़ा दिया इन्होंने, तो देखो ग्रोथ हो रही है मैक्सिमम पॉइंट पे, रेवेन्यू भी बहुत हो रहा है। लेकिन अब इन्होंने टैक्स रेट 110% तक बढ़ा दिया, तो देखो रेवेन्यू गिर गई। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल शिफ्टिंग देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज as family income rises. This law is known as एंजल्स लॉ, पीटर्स लॉ, जॉन्स लॉ, राइट्स लॉ। लोग परिवार की आय बढ़ने पर भोजन, आवास, परिवहन, हेल्थ केयर और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में अपने खर्च को स्थानांतरित करते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? यानी अगर आपकी बेटा फैमिली इनकम बढ़ गई, सपोज करिए आपकी फैमिली इनकम बढ़ गई, तो अब आप क्या करोगे ना, फूड वगैरह पे खर्चा नहीं करोगे, लग्जरियस और नॉन फूड आइटम्स पे जाके खर्च करने लगोगे, महंगे महंगे ब्रांड परफ्यूम्स। तो इसको बोलते हैं एंजल लॉ का ये नियम होता है, इसे बोलते हैं एंजल्स लॉ। इसके अंदर क्या होता है, जो लोग होते हैं जब उनकी इनकम बेटा बढ़ जाती है ना फैमिली की, तो वो बेसिक चीज से हटकर क्या करते हैं, वो जो एब्सोल्यूट चीजें होती है ना उसका खर्चा बढ़ जाता है इनका। यानी जो रिलेटिव अब भी खर्चा कर रहे थे ये लोग फूड पे बेटा, जो खर्चा कर रहे थे, बेसिक चीजों पे जो खर्चा कर रहे थे, वो छोड़कर वो लोग क्या जाते हैं, लग्जरी चीजों पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं और नॉन फूड आइटम्स पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो यही आपको बताती है एंजल कर्व्स। तो आज का सेशन यही तक था, ज्यादा लंबा इसलिए नहीं करती हूँ सेशन, ताकि बोरिंग ना हो लेक्चर्स, और आई होप आप लोगों को हेल्प मिले इन सेशन से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।